बच्चों क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फास्ट रिवीजन। देखो, कहने को तो मैं कह रहा हूं फास्ट रिवीजन, पर मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा, इसके अंदर मैं 100% एनसीईआरटी कवर कर दूंगा और आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस छोटे से 25-30 मिनट के लेक्चर के बाहर से बिल्कुल नहीं आ सकता। बेटा, इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, कमेंट में पिन है, आप हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर लेना। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लेक्चर को एकदम ध्यान से देखो, जिस सीक्वेंस में लेक्चर है उसी सीक्वेंस में हैंड रिटन नोट्स होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस लेक्चर के लास्ट में मैं दूंगा इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। उसको मैंने बोला करंट ईयर क्वेश्चंस। करंट ईयर क्वेश्चन भी उसी हैंड रिटन नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगा। अगर उसका वीडियो सॉल्यूशन भी देखना है तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे देखना है। शुरू करा जाए भाई, पर शुरू करने से पहले पूरी एनर्जी में भाई आप कमेंट में लिख देंगे कि अंत में मैं ही जीतेगा। अभी कोई भी आगे हो, अंत में मैं ही जीतेगा। स्टार्ट करते हैं भाई अपन मेटल एंड नॉन मेटल। देखो, सबसे पहले क्या है कि हमें डिफरेंस पढ़ना है मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी में। एकदम सिंपल है। पहली चीज, मेटल क्या होते हैं भाई? लस्ट्रस होते हैं, चमकीले होते हैं। नॉन मेटल चमकीले नहीं होते, लस्ट्रस नहीं होते, नॉन लस्ट्रस। मेटल हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। फिर क्या है? मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब बेटा कि मेटल को आप ठोक पीट के थिन शीट्स बना सकते हो। ये मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर में होती है। नॉन मेटल मेलिएबल नहीं होते। फिर आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है कि मेटल को खींच के आप थिन वायर बना सकते हो, पतले पतले वायर। गोल्ड बेटा बहुत डक्टाइल होता है, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर बन सकता है। तो दो चीजें याद रखना, मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस दैट इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठोक ठोक के पतली शीट्स। और डक्टिलिटी मतलब एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, थिन वायर्स बनाने वाला। मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी मेटल के पास होती है, नॉन मेटल के पास नहीं होती। मेटल क्या होते हैं बेटा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन कौन से हैं? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। कौन कौन से हैं? सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। मेटल्स क्या होते हैं बेटा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन से हैं? सिल्वर और कॉपर। अच्छा, नॉन मेटल की बात करें, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट करते हैं, ना ही ये हीट अच्छे से कंडक्ट करते हैं। मैं अभी इसके बाद एक्सेप्शंस भी बताऊंगा, उसकी सेपरेट लिस्ट है, ठीक। इसके बाद मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। मेटल सोनोरस होते हैं। सोनोरस मतलब कि अगर मेटल को किसी हार्ड सब्सटेंस से मारोगे तो आवाज आएगी। मेटल की फिजिकल स्टेट क्या होती है? मैक्सिमम मेटल्स क्या होते हैं? सॉलिड। सिर्फ एक ही मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, मरकरी। ये याद रखना, एग्जाम में पूछता है। ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल की बात करें बेटा, तो ये सारी चीजें जो ये कर रहे थे वो ये नहीं करते। नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट समझो, वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। सॉलिड दो हो गए, कार्बन और सल्फर, याद रखना। लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड याद रखना, कौन सा? ब्रोमीन। लिक्विड कौन सा? ब्रोमीन। कौन सा मेटल लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे? मरकरी। और कौन सा नॉन मेटल लिक्विड होता है? ब्रोमीन। इसके बाद बेटा नॉन मेटल गैसेस स्टेट में भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब गैस स्टेट में भी होते हैं। नेक्स्ट बेटा कुछ एक्सेप्शन आ गए हैं इंपॉर्टेंट। तो मेटल्स के बारे में मैंने बताया कि हार्ड होते हैं, पर आप देखो एक्सेप्शन, एल्कली मेटल्स जो होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं दे कैन बी कट विद अ नाइफ। ऐसे ही गैलियम और सीसियम, ये भी बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये भी बेटा एल्कली मेटल्स हैं। दूसरा एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, पर आप जरा ध्यान से देखो, गैलियम एंड सीसियम वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। एक्सेप्शन हो गया, मेटल का हाई होना चाहिए था, इनका लो है। दे मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। हाथ पे रखोगे ऐसे तो हाथ की गर्मी से मेल्ट हो जाएंगे, इतना लो मेल्टिंग पॉइंट है इन दो मेटल का। अच्छा, मेटल क्या होते थे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट मरकरी एक मेटल है बट इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और याद रखना, मरकरी लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है। मेटल क्या थे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेड एक मेटल है बट इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारे एक्सेप्शन मेटल के। नॉन मेटल के एक्सेप्शन देखो, नॉन मेटल चमकीले नहीं होते थे, लस्ट्रस नहीं होते थे, पर आयोडीन और ग्रेफाइट कैसे होते हैं? लस्ट्रस। ग्रेफाइट क्या है बेटा? कार्बन का एक फॉर्म है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ये चमकीले होते हैं आयोडीन और ग्रेफाइट। डायमंड बेटा, नॉन मेटल आपको क्या बताया था? सॉफ्ट होते हैं, पर डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड क्या होता है बेटा? फॉर्म ऑफ कार्बन, यानी नॉन मेटल है। नॉन मेटल तो सॉफ्ट होते हैं, पर डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। साथ ही साथ नॉन मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, पर डायमंड हैज अ हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट एज वेल।
इसके बाद बेटा नॉन मेटल क्या बताया था, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट बेटा फॉर्म ऑफ कार्बन इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स देख सकते हो जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो ये सारे एक्सेप्शन हो गए बेटा, ये एक्सेप्शन आपको याद होना चाहिए, उठा के सीधा 1 नंबर का सवाल यहां से सीधा सीधा बनता है। कुछ और बातें, कॉपर और एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं कुकिंग वेसल्स के लिए। कुकिंग वेसल्स जो घर में पतीले होते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दे डू नॉट मेल्ट, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो 2 रीजन, कॉपर और एल्यूमिनियम से ही घर के बर्तन क्यों बनते हैं, कुकिंग वेसल्स क्यों बनते हैं। पहली चीज हीट को कंडक्ट कर देते हैं, सब्जी पका देते हैं। दूसरी चीज खुद मेल्ट नहीं होते, हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक चीज और समझ लो, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी बेटा ऐसा फिनोमेना जब एक सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करे। कार्बन दिखाता है ये चीज, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रोप। अलग अलग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कौन कौन से हो गए, डायमंड हो गया, कोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, एकदम डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। जैसे डायमंड बेटा कार्बन से ही बना हुआ एलोट्रोप है, हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। और ग्रेफाइट वो भी कार्बन से बना है, पर वो कैसा होता है बेटा, एकदम मुलायम सा होता है, स्लिपरी और सोपी इन टच। अच्छा यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की। तो बेटा मेटल का सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी हमें पढ़ना है मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। सो मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सिंपल सी बात है, मेटल ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेटा जनरली क्या होती है, बेसिक होती हैं। बेसिक है तो क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू टर्न कर देगा। तो अभी चलो मेटल ऑक्साइड देखते हैं। सबसे पहले मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ले लिए, पोटेशियम और सोडियम। ये बेटा ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड बनती है K2O Na2O, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ये बेटा इतने रिएक्टिव हैं कि इनको अगर आप कमरे में खुला रख दो तो ऐसे ही अगल बगल की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेंगे, और इतनी ज्यादा हीट निकलती है इस रिएक्शन में कि इनमें आग लग जाती है। रिएक्ट सो विग्रेसली विद ऑक्सीजन दैट दे कैच फायर इवन इफ केप्ट इन ओपन। तो इनको बाहर ओपन में नहीं रख सकते, सोडियम पोटेशियम को घर में ऐसे नहीं रख सकते, अगल बगल से ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे और आग लग जाएगी। इसीलिए बेटा सोडियम और पोटेशियम को दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल के अंदर डुबा के रखते हैं। क्यों केरोसिन ऑयल में, पहली चीज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बर्निंग इन एयर, अब ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज प्रिवेंट्स एक्सीडेंटल फायर, भाई आग लगेगी, एक तो इनका नुकसान होगा, एक तो मेटल का नुकसान हुआ, आग लगा मेटल खत्म, दूसरा आपका भी तो घर में नुकसान होगा, घर में फायर लग जाएगी, इसलिए इनको केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। तो ये 2 का आप याद रखना कि दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। इसके बाद के मेटल उठाते हैं, KNa हो गए। अब मैग्नीशियम का रिएक्शन हमको सिलेबस में है, पहले चैप्टर में भी था, यहां पे तो मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये कैसा होता है बेटा, व्हाइट पाउडर होता है, यहां पे 2 लग जाएगा बैलेंस, कैसा होता है, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। फिर एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनती है। यहां पे भी बेटा व्हाइट फ्लेम दिखती है, बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट फ्लेम, कलर याद रखने होंगे। कॉपर बेटा ऑक्सीजन से तभी रिएक्ट करेगा जब आप हीट करोगे, और क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि भाई कॉपर को हमने वॉच ग्लास में रखा, हीट किया, ब्लैक हो गया। क्यों ब्लैक हुआ, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड बन गई। गोल्ड और सिल्वर बेटा बहुत कम रिएक्टिव हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, सो दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, जब मेटल को हम ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो फ्लेम का अलग अलग कलर दिखाई पड़ता है, और इन्हीं अलग अलग कलर को हम बोलते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट के कलर से आप बता सकते हो कि ये कौन सा मेटल है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेटल अगर जलता हुआ क्रिम्सन कलर का दिख रहा है तो वो डेफिनेटली लिथियम होगा, अगर जलता हुआ येलो दिख रहा है तो वो सोडियम होगा, अगर जलता हुआ मेटल ऑरेंज रेड दिख रहा है तो वो कैल्शियम होगा। तो ये फ्लेम कलर बेटा आपको याद करने होते हैं। अब मैंने अभी बोला था कि मेटल ऑक्साइड जो होती है वो जनरली बेसिक होती है ना। Metal oxides are generally basic in nature, turns moist red litmus blue. Example magnesium oxide, copper oxide, etc. पर बेटा कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो एसिडिक भी होती हैं और बेसिक भी होती हैं, इनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। 2 ही एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं, जिंक और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड कैसी होती हैं, एसिडिक भी बेसिक भी, यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिंक और एल्यूमिनियम। कैसे याद रखेंगे, मैंने कोड बनाया जनाबे आली, जिंक और एल्यूमिनियम। मतलब एल्यूमिनियम और जिंक की ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगी, और बेस से रिएक्ट करके भी सॉल्ट और वाटर बनाएगी। हाँ, यहां पे देखो, जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड से कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बन गई, बेस बन गई, और क्या निकल गया, सॉल्ट और वाटर। जब हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन बेस यानी NaOH से कराया तब एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बन गया, एसिड बन गया, क्या निकला, सॉल्ट और वाटर।
तो ये दो रिएक्शन बेटा आपको याद होनी चाहिए। एल्युमिनियम ऑक्साइड की HCl के साथ क्या निकला, AlCl3 और वाटर। यहां पे एल्युमिनियम क्या बन गया, एसिड के सामने बेस। दूसरी NaOH के साथ क्या बना, NaAlO2 और वाटर। बेस के सामने एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बन गया, एसिड का कैरेक्टर ले लेता है। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। याद रखना, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और साथ ही साथ मेटल की या तो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगी या ऑक्साइड बनेगी, या तो OH वाला हाइड्रो ऑक्साइड या तो ऑक्साइड। अब जरा समझते हैं कहानी। ये मेटल एक्टिविटी सीरीज है, सबसे ऊपर सबसे रिएक्टिव मेटल होते हैं, सबसे नीचे लीस्ट रिएक्टिव। पहले दोनों चैप्टर में ये बात बता चुका हूं। अब ऊपर से जो 3 मेटल हैं ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं बेटा कि ये ठंडे पानी से रिएक्शन करने लगते हैं। इतने रिएक्टिव है कि ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन चालू कर दिया, KNaCl। चौथा मेटल जो मैग्नीशियम आता है ये कहता है हम इतने रिएक्टिव नहीं, थोड़ा गर्म कर दो पानी, तो इसको क्या लगता है, हॉट वाटर। इसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये 3 मेटल थोड़े कम रिएक्टिव हो गए, तो इनको लगती है स्टीम, भाप बना के दो, बहुत गर्मी दो तब रिएक्शन करेंगे, तो इनको लग गई स्टीम। तो पहले 3 कोल्ड वाटर से, मैग्नीशियम हॉट वाटर से, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन स्टीम से। अब ये जो शुरुआत के 4 मेटल हैं बेटा, ये जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन तो देते ही देते हैं, साथ ही साथ ये बनाते हैं OH वाला यानी हाइड्रो ऑक्साइड वाला एलिमेंट। यहां पे देखो हाइड्रो ऑक्साइड वाला सब्सटेंस, यहां देखो पोटेशियम वाटर से रिएक्ट किया KOH, सोडियम वाटर से रिएक्ट किया NaOH, कैल्शियम वाटर से रिएक्ट किया CaOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट किया MgOH होल ट्वाइस। तो यहां क्या बन रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड, और सब में क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। पर ये 3 लास्ट वाले 3 जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड्स बनती हैं। शुरुआत के 4 क्या बनाते हैं, OH वाला KOH, NaOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ये 3 बनाते हैं ऑक्साइड्स। एल्युमिनियम रिएक्ट किया वाटर नहीं स्टीम के साथ, क्या बना, Al2O3 और हाइड्रोजन गैस, यहां पे एरो स्टीम। आयरन रिएक्ट किया वाटर के साथ, क्या बना, ऑक्साइड Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अच्छा, इसके बाद के जितने मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, सिर्फ ये रिएक्ट करते हैं, लेड से लेके नीचे कोई रिएक्ट नहीं करता। कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखो, सोडियम और पोटेशियम बेटा इतने रिएक्टिव है ना कि ये कोल्ड वाटर के साथ जब रिएक्शन करने जाते हैं तो इतनी हीट निकलती है, इतनी हीट निकलती है कि ये हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है। Na reacts violently with cold water. Reaction is highly exothermic. Exothermic मतलब हीट. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कैचेस फायर. ठीक, कैल्शियम का जो रिएक्शन है कोल्ड वाटर के साथ उसमें आग नहीं लगती, कैल्शियम इतना रिएक्टिव नहीं, लेस वायलेंट, रिएक्ट, डू नॉट कैच फायर। अच्छा, एक चीज और सुनो, कैल्शियम और मैग्नीशियम का केस, स्पेशल केस याद रखो, कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में ये जो हाइड्रोजन गैस निकली, रिएक्शन कहां हो रहा है, पानी में। तो तुमने कैल्शियम एलिमेंट लिया, पानी में डाल दिया, मैग्नीशियम का एलिमेंट लिया, पानी में डाल दिया, रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन गैस निकली। गैस के बेटा पानी के अंदर क्या बनेंगे, बबल। तो ये बबल आके कैल्शियम के मेटल से या मैग्नीशियम के मेटल से चिपक जाते हैं और इनको ऊपर लाके फ्लोट कराने लगते हैं। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम में, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट्स इन वाटर एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक्स टू सरफेस ऑफ मेटल। तो इनको पानी में डाला, क्या निकली, हाइड्रोजन गैस, उसके बबल आके इनसे चिपके और इनको फ्लोट कराने लगते हैं। ये स्टीम वाले का यहाँ पे डायग्राम दिया है, यहाँ पे हम ग्लास वूल डाल देते हैं, पानी में भिगा के हीट करते हैं, इसमें से क्या निकलेगा, पानी, मतलब स्टीम जाके मेटल पे लगी, रिएक्ट की, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बाहर आ गई। ठीक, नेक्स्ट है बेटा अपने पास रिएक्शन विद एसिड। तो बेटा देखो, कुछ मेटल्स एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, सारे नहीं, कुछ मेटल एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। कौन से मेटल एसिड से रिएक्ट करते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। जैसे एग्जांपल, मैग्नीशियम का रिएक्शन HCl एसिड के साथ, मैग्नीशियम कहां है, H के ऊपर है तो रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जिंक कहां है, हाइड्रोजन के ऊपर है तो रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कॉपर का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कॉपर कहां है, हाइड्रोजन के नीचे, तो बेटा ये रिएक्शन नहीं होगा, गलत लिखा था आपको बेवकूफ बनाने के लिए। तो जो भी मेटल हाइड्रोजन के नीचे हैं वो एसिड से हाइड्रोजन नहीं निकालते हैं। ठीक, अब इसमें एक स्पेशल केस है, यहां देखो मैंने HCl लिया और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन नहीं देता है, यानी मेटल का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन देता है,
HNO3 नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन देता है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये जो हाइड्रोजन निकल रही होती है इसको ऑक्सीजन देके ये वाटर बना देता है। इसीलिए नाइट्रिक एसिड ये वाले रिएक्शन नहीं देता। स्पेशल केस ऑफ नाइट्रिक एसिड, H2 gas not evolved when a metal reacts with dilute nitric acid. Nitric acid is strong oxidizing agent. It oxidizes the hydrogen produced to water. जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है HNO3 ऑक्सीजन देके वाटर बना देता है और खुद रिड्यूस होके क्या बन जाता है NO2 या N2O। बट इसका भी एक्सेप्शन है। मैग्नीज और मैग्नीशियम दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड से भी हाइड्रोजन निकाल देते हैं। ओनली मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव हाइड्रोजन। एक चीज और होती है एक्वा रिजिया। ये क्या है बेटा? दो एसिड्स का मिक्सचर है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो ऑफ 3:1। ये यूज होता है गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए। गोल्ड किसी और एसिड में डिसॉल्व नहीं होता, सिर्फ एक्वा रिजिया कंसंट्रेटेड HCl कंसंट्रेटेड HNO3 के मिक्सचर में डिसॉल्व होता है। बहुत कोरोसिव होता है ये मिक्सचर और फ्यूमिंग लिक्विड होता है। अच्छा, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये हमने पढ़ रखी है पहले चैप्टर में। क्या होता है? एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर कर देता है और खुद कंपाउंड के अंदर घुस जाता है। जैसे आयरन का रिएक्शन CuSO4 के साथ। क्या आयरन कॉपर के ऊपर है? हाँ, आयरन कॉपर के ऊपर है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन देखो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर के ऊपर है, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के अंदर घुस जाएगा और कॉपर को बाहर कर देगा। ठीक, कॉपर सल्फेट बेटा ब्लू कलर का होता है, फिर क्या बना? आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, और जो कॉपर एलिमेंट कॉपर मेटल निकला बेटा वो ब्राउन या रेड, आप लिख सकते हो रेड या ब्राउन होता है। ऐसी एक रिएक्शन जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ है। जिंक कहां है? कॉपर के ऊपर है। ऊपर है तो ये भी डिस्प्लेस कर देगा, ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक कॉपर सल्फेट के अंदर घुसा, कॉपर को बाहर कर दिया, जिंक सल्फेट बन गया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है बेटा और कॉपर ब्राउन या रेड कलर का हो जाएगा। फिर कॉपर का रिएक्शन FeSO4 से। क्या कॉपर इसके अंदर घुस पाएगा? सोचो, कॉपर कहां है? ये। आयरन कहां है? ऊपर। तो कॉपर आयरन से कम रिएक्टिव है, आयरन से कम, तो इसके अंदर घुस नहीं पाएगा और ये रिएक्शन नहीं होगी। देखो कॉपर कहां है? नीचे, आयरन ऊपर, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है तो अंदर नहीं घुसेगा। ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है? मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ। अब क्या होता है, जो मेटल होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन के देने लेने के प्रोसेस में बनता है आयनिक कंपाउंड। समझते हैं क्या होता है? समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl से, सोडियम क्लोराइड से। तो बेटा सोडियम क्लोराइड में सोडियम है और क्लोरीन है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 की 2,8,1। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। अगर आप ध्यान से देखो, सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। ये वाला इलेक्ट्रॉन तो गया, आखिरी शेल ये बन जाएगी। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल हो जाता है। हर एलिमेंट यही चाहता है कि मेरी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वो स्टेबल हो जाता है। एक्सेप्शन आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है। अच्छा, क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन 287। अगर क्लोरीन को कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, उसकी आखिरी शेल ये बन जाएगी, ये तो गायब, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, उसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, स्टेबल। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसके भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वो भी स्टेबल। तो क्या होता है बेटा, यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है? सिर्फ आखिरी वाले शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। कौन वाले? आखिरी वाले शेल के। सोडियम की आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन लगा दिया, क्लोरीन के ऊपर 2, 2 4, 2 6, 1 7। अब सोडियम क्या चाहता है? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो सोडियम से ये इलेक्ट्रॉन उड़ के क्लोरीन के अंदर आ गया। बेटा जब कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन लूज की, नेगेटिव चीज लूज की तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और कोई चीज जब इलेक्ट्रॉन गेन यानी नेगेटिव चीज को गेन करेगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, तो Cl के ऊपर माइनस। अब पॉजिटिव नेगेटिव आयंस क्या करेंगे? अपोजिट आयंस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा और उसी को हम लोग NaCl कंपाउंड बोलते हैं। इसी को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट। इलेक्ट्रो मतलब कुछ चार्ज जैसा, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। पढ़ते हैं बेटा, Na plus and Cl minus oppositely charged ions attract each other. अच्छा, Na plus and Cl are held together by strong electrostatic force of attraction. इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब
चार्जेस वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक चीज याद रखना, NaCl बेटा मॉलिक्यूल नहीं होता, ये याद रखना। हम लोग बोलते हैं NaCl का मॉलिक्यूल, गलत। NaCl इज कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस, नॉट मॉलिक्यूल। सोडियम क्लोराइड डू नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एज कॉम्बिनेशन ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयन, जिसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अब कैल्शियम को अगर स्टेबल होना है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे आखिरी शेल में, तो वो क्या करेगा, कहेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैं निकाल देता हूं, मेरी आखिरी शेल ये बन जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन क्या कहता होगा, वो भी 8 इलेक्ट्रॉन, वो कहेगा अगर मुझे कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मेरी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो भाई डील तो यहां पे बहुत इजीली हो सकती है। तो अब हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैल्शियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो कैल्शियम के साथ मैंने कितने बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बना लिए। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो यहां पे 2, 2, 4, 2, 6। अब कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज। अब इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ही बेटा आप खुद से फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड भी समझ लीजिएगा, खुद से इसको जरूर से देखिएगा। अब आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हार्ड सॉलिड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के जो आयंस होते हैं, अपोजिट चार्ज आयंस, वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे होते हैं, इसीलिए वो हार्ड सॉलिड होते हैं और इजीली मेल्ट नहीं होते। आयनिक कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, पर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जैसे कि केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, एथेनॉल हो गया, इसमें सॉल्युबल नहीं होते। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, पर मोल्टेन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ऐसा क्यों, देखो जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनके आयंस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, आयंस साथ में बंधे होते हैं, आयंस फ्री नहीं होते। अगर आयंस फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी के लिए फ्री आयंस चाहिए होते हैं। पर मोल्टेन स्टेट मतलब मैंने आयनिक कंपाउंड को हीट किया तो क्या हुआ, आयन सेपरेट हो गए, आयन सेपरेट हो गए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। एक्वस सॉल्यूशन, आयनिक कंपाउंड को मैंने पानी के अंदर डाला, पानी क्या करता है, इनके बीच की फोर्स को कमजोर कर देता है, आयन सेपरेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। यही बात यहां पे लिखी हुई है। नेक्स्ट है बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो बेटा हम मेटल्स को कहां से निकालते हैं, अर्थ के क्रस्ट से निकालते हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें हमें समझनी है, मिनरल और ओर्स के बीच का डिफरेंस। मिनरल्स क्या है बेटा, अर्थ के क्रस्ट में मिलने वाले अलग अलग कंपाउंड्स को हम मिनरल्स कहते हैं। बहुत सिंपल, अर्थ के क्रस्ट में जो अलग अलग कंपाउंड मिलते हैं उनको मिनरल्स बोलते हैं। ओर्स क्या होता है, ओर्स भी बेटा मिनरल्स ही होते हैं। ऐसे मिनरल्स जिसमें बहुत सारा एक मेटल हो और जिसमें से मेटल हम प्रॉफिटेबली निकाल सके उसको बोलते हैं ओर। मिनरल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। Ores, those mineral which contain a very high percentage of metal and metal can be profitably extracted। अब हमें कुछ कुछ मेटल को निकालना सीखना है। सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम बीच में चलेंगे, मिड ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, जिंक, आयरन, लेड, इनका एक्सट्रैक्शन समझेंगे। ये जो जिंक, आयरन, लेड है ना बेटा मिडिल वाले, ये या तो सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, या ऑक्साइड के फॉर्म में। इनके ओर्स कौन से मिलते हैं, कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फाइड, COS, कॉस, ऐसे याद रखना। अगर ये ऑक्साइड है तो मेटल निकालना ऑक्साइड से बहुत आसान होता है, पर अगर ये सल्फाइड या कार्बोनेट है तो पहले इनकी सल्फाइड या कार्बोनेट को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर ऑक्साइड से मेटल निकालते हैं। मान लो मेरे पास जिंक सल्फाइड है तो मैं क्या करूंगा, इसको ऑक्सीजन के साथ हीट कर दूंगा, क्या होगा, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मुझे मिल गई। अब किसी मेटल सल्फाइड को बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करने को हम कहते हैं रोस्टिंग। वाला रोस्टिंग नहीं जिसमें एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, ये वाला रोस्टिंग। मान लो हमें जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में मिला, अब हम इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट कर देंगे, जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। किसी मेटल कार्बोनेट को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करने को कहते हैं कैल्सिनेशन। बोर्ड में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच का डिफरेंस पूछता है, तो रोस्टिंग मेटल सल्फाइड की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, मेटल ऑक्साइड बनता है।
कैल्सिनेशन, मेटल कार्बोनेट का लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, इसमें भी मेटल ऑक्साइड। याद कैसे रखोगे? कैल्सिनेशन, कार्बोनेट, रोस्टिंग, SRI, सल्फाइड। ठीक, अब हमें मेटल की ऑक्साइड मिल गई। अब मेटल की ऑक्साइड से मेटल निकालना है, यानी इसमें से ऑक्सीजन हटाना है। ऑक्सीजन हटाना मतलब रिडक्शन। तो हम क्या करते हैं, जिंक ऑक्साइड का कार्बन के साथ रिडक्शन करते हैं। कार्बन इसके अंदर की ऑक्सीजन चुरा के बाहर निकल जाएगा और जिंक हमें मिल जाएगा। ये हो गई मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। अब हम आ गए टॉप ऑफ एक्टिविटी सीरीज पे। जो टॉप पे मेटल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इनको बेटा हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? याद कर लो प्रोसेस का नाम, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब करंट वगैरह आएगा। मान लो हमें सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या लेंगे? NaCl लिया। किस फॉर्म में? मोल्टेन फॉर्म में। और उसको ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट के आते ही ये टूट जाएगा Na+ और Cl- में। Na+ कैटायन, Cl- एनायन। एनायन कहां चला गया? एनोड पे। अब Cl- यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और Cl बन जाएगा। Na+ कैटायन कहां चला गया? कैथोड पे। प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बन जाएगा। कई बार एग्जाम में ऐसे नहीं लिखता, क्योंकि क्लोरीन आपको Cl के फॉर्म में नहीं, Cl2 के फॉर्म में दिखता है। यहां 2 लिखा तो यहां 2 और यहां 2, इधर 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे भी 2 और यहां पे भी 2। अच्छा बेटा, ये जो टॉप पे होते हैं मेटल्स, इनका कार्बन रिडक्शन पॉसिबल नहीं। एग्जाम में पूछता है क्यों? क्योंकि बेटा ये इतने रिएक्टिव हैं कि ऑक्सीजन को पकड़े रहते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते नहीं। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन इनको रिड्यूस नहीं कर पाता। अब आ गए हम बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज। दो ही मेटल का एक्सट्रैक्शन यहां पे है, कॉपर और मरकरी। ये हमें कैसे मिलते हैं? सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो मरकरी की सल्फाइड को हम सिनाबार कहते हैं। अब मेटल सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिया, इसका रोस्टिंग कर दिया, क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अब यहां पे मेटल ऑक्साइड को कार्बन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, ये इतने कमजोर होते हैं कि हीट करने पे ही सीधा मेटल बाहर आ जाता है। सिमिलरली बेटा कॉपर का है, उसको आप अपने आप देख लीजिएगा। सेम कॉपर का है कि कॉपर सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन के साथ रोस्टिंग की, कॉपर ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड इसी कॉपर सल्फाइड से फिर से रिएक्ट करता है और क्या निकल जाता है? कॉपर का मेटल और सल्फर डाइऑक्साइड। अब बेटा ये रिएक्शंस आपको सारे याद होने चाहिए जो एक्सट्रैक्शन में पढ़ा है, ठीक है? अब ये जो मेटल हमें मिलता है ये पूरी तरह से प्योर नहीं होता, थोड़ी सी इंप्योरिटी होती है। तो हम इनकी क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या करते हैं? रिफाइनिंग ऑफ मेटल, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। सिलेबस में एक ही मेटल का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, कॉपर सल्फेट का। क्या करेंगे? हम एक सोल्यूशन लेंगे कॉपर सल्फेट का, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, 2 इलेक्ट्रोड होंगे, है ना? जो इंप्योर कॉपर है जो एक्सट्रैक्ट करके लाए हो, उसको आप एनोड बना दोगे और आपके पास पहले से प्योर कॉपर का एक रॉड प्रेजेंट होगा, उसको आप कैथोड। तो प्योर को कैथोड, इंप्योर को एनोड। अब ये जो इंप्योर मेटल को आपने एनोड बनाया है, इसमें से कॉपर के आयंस निकल निकल के सॉल्यूशन में जाएंगे, निकल निकल के सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन से उतने ही कॉपर के आयंस जाके कैथोड पे चिपक जाएंगे। समय के साथ एनोड से कॉपर आयंस निकलते निकलते सारे कॉपर आयन खत्म हो जाएंगे, एनोड से सारा कॉपर खत्म हो जाएगा और सारा कॉपर कहां पहुंच जाएगा? कैथोड के ऊपर। और कैथोड के ऊपर कैसा कॉपर होगा? प्योर कॉपर। अब जितनी भी सॉल्युबल इंप्योरिटीज थी वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगी और जितनी भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटी थी इस इंप्योर मेटल में जो एनोड बना है वो यहीं पे एनोड मड के नाम से नीचे बैठ जाएगी। तो एनोड से प्योर कॉपर निकलेगा, सॉल्यूशन में जाएगा, सॉल्यूशन से उतना ही कॉपर जाके कैथोड से चिपक जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या बेटा है? करोजन। करोजन क्या होता है? जब मेटल के ऊपर सराउंडिंग से एयर या आपकी मॉइस्चर या कार्बन डाइऑक्साइड अटैक करता है तो मेटल को करोड कर देता है, खराब कर देता है, उसको हम करोजन बोलते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इसका एग्जांपल है कि आयरन के ऊपर मॉइस्चर और ऑक्सीजन जब अटैक करता है तो एक लेयर बन जाती है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड की, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रस्ट हो जाता है। टार्निशिंग ऑफ कॉपर है हमारा, कॉपर के ऊपर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर वेपर की लेयर बन जाती है, इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ग्रीन कलर की लेयर होती है, इसको बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ कॉपर। ऐसे ही बेटा सिल्वर के साथ क्या होता है? टार्निशिंग ऑफ सिल्वर होता है। तो सिल्वर के ऊपर हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है और कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर का हो जाता है। इसके बचने के तरीके क्या हैं? बचने के तरीके हैं आप मेटल को पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो या एनोडाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग और एनोडाइजिंग क्या है?
गैल्वेनाइजिंग बेटा मेटल के ऊपर एक जिंक की लेयर बनाना। कैसे बनाते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। पर बेटा ये लेयर ऊपर ऊपर बनती है मेटल के, जिंक की लेयर ऊपर ऊपर, और ये क्या करती है? मेटल को करोजन से बचाती है। दूसरी चीज होती है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या होता है? मेटल के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनती है, इससे मेटल सुंदर भी दिखता है, करोजन से बच भी जाता है। नेक्स्ट चीज है एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, थ्री मेटल्स या मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलॉयज की बेटा जो प्रॉपर्टी होती है वो प्योर मेटल से डिफरेंट होती है। कौन कौन से एलॉयज हमें याद रखने हैं? स्टेनलेस स्टील, आयरन, निकल, क्रोमियम का है। एमेल्गम क्या होता है? एलॉय ऑफ मरकरी, मरकरी का कोई भी एलॉय तो एमेल्गम। ब्रास हो गया एलॉय ऑफ जिंक एंड कॉपर। याद करने का तरीका बी कॉस, बी ब्रास, कॉस सी कॉपर, जेड जिंक। ब्रॉन्ज हो गया बेटा, ब्रॉन्ज क्या है? कॉपर और टिन का एलॉय। तो ब्रॉन्ज का मेडल लाए और कोट पे टांग दिया, कोट मतलब कॉपर एंड टिन। शोल्डर क्या होता है बेटा? ये भी एलॉय होता है, लेड और टिन का। याद करने का तरीका, आपका शोल्डर कैसा है? सौतेला है, तो शोल्डर, टिन एंड लेड। इनकी प्रॉपर्टीज प्योर मेटल से डिफरेंट होती है। एग्जांपल, ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों के अंदर कॉपर है, पर ब्रास और ब्रॉन्ज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह से बेटा जो सोल्डर होता है लेड और टिन का एलॉय, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, जबकि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। बेटा लास्ट चीज क्या है? थर्माइट रिएक्शन या थर्माइट वेल्डिंग। ये क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि एल्यूमिनियम एक्टिविटी सीरीज में आयरन से ऊपर है, तो एल्यूमिनियम अंदर घुस जाता है, आयरन को बाहर निकाल देता है। इस रिएक्शन में इतनी सारी हीट निकलती है कि मेटल मेल्ट हो जाता है, और इस मेल्ट हुए मेटल से हम क्या करते हैं? रेलवे ट्रैक वगैरह को जोड़ देते हैं। इसी को बोलते हैं थर्माइट वेल्डिंग।